दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। नमस्कार मित्रों, आज विज्ञान के कक्षा 7 के इस 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने भाग 1 में कई चीज़ों के बारे में बताया था। हमने यह बताया था कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। हमने यह भी बताया था कि पदार्थ कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम अणु या परमाणु कहते हैं। परमाणु के बारे में हमने यह बताया था कि यह एक छोटा से छोटा एक सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जबकि यही अणु के बारे में हमने यह बताया था कि यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। साथ में हमने यह भी बताया था कि अणु 2 या 2 से अधिक भिन्न या समान परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो मित्रों, आज हम पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में हम जानेंगे। मित्रों, हमने बताया था कि पदार्थ की 3 मुख्य रूप से अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस के बारे में हमने यह बताया था कि ठोस के अणु अर्थात कण बहुत पास पास होते हैं, जिनके बीच अंतरा अणु का स्थान कम होता है। जबकि द्रव के अणु अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर ठोस की अपेक्षा होते हैं और उनके बीच अंतरा अणु का स्थान कुछ कुछ दूरी पर होता है। जबकि हमने अन्य पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस के बारे में हमने बताया था कि इसके अणु दूर दूर होते हैं, जिनके बीच अंतरा अणु का स्थान सबसे अधिक होता है। यदि हम पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में बात करें तो पदार्थ के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने के वाले बल के कारण होती है। 2 अणुओं के बीच लगने वाले विशेष बल को हम अंतरा अणुक बल कहते हैं। वह एक प्रकार का एक आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठोस अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है। ठोस के अणुओं के आपस में बंधे रहने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होती है। जबकि द्रव पदार्थों में अणु के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। अणुओं के बीच परस्पर दूरी अंतर आणविक स्थान अधिक होने के कारण इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। इसे हम निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। इससे इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है। यदि भिन्न भिन्न घनत्व के 2 द्रवों को आपस में डाला जाए तो दोनों का अलग अलग दोनों नहीं मिलते और उनका अलग अलग एक पृथक पृथक रंग दिखाई पड़ता है। यह केवल घनत्व के कारण होता है। जबकि उसी में कोई अन्य रंग डाली जाए या रंजक डाली जाए तो वह पूरी तरह से जल में घुल जाती है, या उसको आसानी से घोल दें तो हिला दिया जाए तो आराम से वह घुल जाता है। तो यह मुख्य रूप से ऐसा इसलिए होता है कि द्रव के अणुओं के बीच अंतरा अणुक
स्थान अधिक होने के कारण उनके द्रव के अणु आपस में मिल जाते हैं और यदि कोई भी रंजक यदि हम मिलाते हैं तो दोनों के बीच यदि घनत्व में अंतर है तो स्वाभाविक है कि दोनों अलग अलग रंग के दिखाई पड़ेंगे। गैस की आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होती है। गैस को जिस बर्तन में हम रख देते हैं वह उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि गैस के अणु अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम आगे यदि हम इसके बारे में बात करें तो हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ठोस, द्रव और गैस की आणविक संरचना अलग अलग होती है, जिसके कारण उनके आकार एवं आयतन में परिवर्तन होता रहता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर यदि हम लगातार ताप में परिवर्तन करते जाएं तो वे अपना आकार बदलते रहते हैं। अब हम तत्व और यौगिक के बारे में बात करेंगे। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा के परमाणु, तांबा के परमाणु, सोना के परमाणु, चांदी के परमाणु और एल्युमिनियम आदि के परमाणु। जबकि एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कई ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर के बना होता है, जैसे हीलियम, नियान आदि अक्रिय गैसें। यदि हम यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर जल का एक यौगिक अर्थात जल का एक अणु बनाता है। यौगिक के उसके अवयवी गुण अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जल की यह एक और भी भौतिक गुण होता है कि यह 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में पदार्थ में बदल जाता है, जिसे हम बर्फ कहते हैं, जबकि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच यह द्रव अवस्था में रहता है, जिसे हम जल कहते हैं। अब हम रसायन की भाषा के बारे में बात करेंगे। हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा करने एवं भाग देने के लिए गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन गणितीय चिन्हों के अलावा कई अन्य चिन्हों का भी प्रयोग हम करते हैं। यदि जैसे कई प्रकार के ऐसे चिन्ह जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रतीक चूंकि त्रिभुज या बड़ा छोटा या गुणा भाग ये सभी प्रतीक ही हैं, इसी प्रकार बराबर अथवा बराबर नहीं है के लिए हम प्रतीक का प्रयोग करते हैं। इन प्रतीकों का प्रयोग पूरे एवं विस्तृत रूप में लिखने के समय एवं स्थान को बचाने के लिए किया जाता है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं करते, बल्कि विज्ञान में भी, विशेषकर रसायन विज्ञान में हम करते हैं, जिससे हम जानते हैं कि अब तक खोजे गए लगभग 118 तत्व एवं इनसे बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीकों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि रसायन विज्ञान की भाषा में प्रतीकों का क्या महत्व है। अब हम आगे तत्वों के प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि तत्वों के प्रतीक कैसे शुरुआत हुई। यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 1808 में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाए। डाल्टन द्वारा ऐसे कई संकेत दिए गए जो वृत्त के अंदर बनाए गए थे। डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत प्रस्तावित किए गए जो कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन में वृत्त के अंदर एक बिंदु, इसी तरह से कार्बन का वृत्त के अंदर लाल रंग,
ऑक्सीजन का खाली वृत्त, जबकि फास्फोरस में वृत्त के अंदर को 3 भागों में बांट दिया गया। इसी प्रकार यदि चूँकि यह आगे प्रतीक सफल नहीं हो पाए, इसलिए इसके पश्चात स्वीडन के जे बर्जीलियस ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसके प्रतीक माना जाए। उसी समय अनेक वैज्ञानिकों ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया था, किंतु 100 वर्ष बाद उनके सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार वह प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1 अथवा 2 अक्षरों में दर्शाया जाता है। अधिकांशतः तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को प्रतीक माना गया। हाइड्रोजन के लिए H तथा अन्य सल्फर के लिए S, ऑक्सीजन के लिए O तथा कार्बन के लिए C प्रतीक निर्धारित किया गया है। एक ही अक्षर के नाम प्रारंभ होने वाले 2 या 2 से अधिक तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर हम बाकी के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में पहला अक्षर दीर्घ अक्षर मतलब अर्थात बड़ा अक्षर, जबकि दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाता है। कुछ तत्वों का आप संकेत देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन का N। इसी प्रकार अन्य कई तत्व हैं। तो मित्रों, आज के इस भाग में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।